हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जहां औरतों के लिए मर्यादा और संस्कृति के नाम पर जो सीमा रेखा तय की गई है, अगर कोई औरत उसे पार करने की हिम्मत करे तो ये हमारे पुरुष प्रधान समाज के लोग इंसानियत और क्रूरता की हदें लांघना अपना फर्ज समझते हैं। इस समस्या पर गहराई से रोशनी डालेंगे हमारे आज के मेहमान शम्स ताहिर खान। इज्जत और आबरू ये वो शब्द हैं जिनकी वजह से देश में हजारों क्राइम होते हैं। ये शब्द औरत और लड़कियों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसका खामियाजा उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता है। कभी औरत को सबक सिखाने के लिए उनकी आबरू लूटी जाती है, तो कभी लड़कियों को अपने तरीके और अपनी आजादी से जिंदगी जीने की जुर्रत के एवज में उन्हें इज्जत का वास्ता दिया जाता है। उन्हें सदियों पुरानी शोषित महिलाओं के तौर पर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि गांव के मुकाबले शहरों में औरतों के अधिकार और आजादी कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो समाज के नियम को मानती हैं। जैसे ही वो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उनके प्रति अपराध बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। माँ मेरा टिफिन रेडी है? हाँ बेटा रेडी है, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। आप बस मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलती हूँ। अच्छा अभी लाई। बेटा थोड़ा सा तो खा लेती। नहीं माँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। 2 टिफिन? एक रोटी तो खाई नहीं जाती जया तुमसे, फिर ये 2 टिफिन किसके लिए? भाभी वो क्या है ना कि हम लोग ऑफिस में साथ में लंच करते हैं, तो कहीं कम पड़ जाए इसीलिए। तुम्हें तो फ्री में खिलाते ही हैं, अब तुम्हारे स्टाफ को भी फ्री में खिलाएं। बहू जरा संभाल के बात करो। माँ सही तो कह रही है, वो सरकारी नौकरी है, इतना अच्छा कमाती है, ये नहीं कि घर में मदद करे। क्या मैं और पापा मिलके पूरे घर का बोझ उठाएं सिर्फ? मनोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में लड़कियों की कमाई नहीं ली जाती। रोज रोज नाटक क्यों होता है इस घर में? ठीक है पापा, नहीं करेंगे तमाशा, लेकिन इसको समझा लीजिए, एक घर है, धर्मशाला नहीं है कि। बस अब बस भी करो। थैंक यू यार, तुम रोज रोज मेरे लिए लंच लेके आती हो। नहीं तो पता नहीं कैसे रोज रोज मैनेज होता मेरा। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आए, अब इतनी जल्दी घर से खाना मैनेज करना इतना आसान थोड़ी है। तो फिर आप तीनों टाइम बाहर से खाना मैनेज करेंगे? चलेगा आपको? चलेगा, लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान हो, ये नहीं चलेगा। मैनेजर साहब तो अभी भी मदहोश लग रहे हैं। सही होश उड़ाए तेरे परफ्यूम ने। देख ले, कहीं सहारे वाले की जरूरत तो नहीं उन्हें। चुप करना, वैसे ही पूरा ऑफिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से तू भी बकवास करी जा रही है। अरे जया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो 1:30 भी नहीं बजा। अरे इतनी तो उसे भूख भी नहीं लगी रहती है जितनी इसे खिलाने की पड़ी रहती है। जया, ये तो होना ही था। अब ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस चलेगा तो ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब नंदू जी, ये टिफिन आप प्रवीण सर को दे देंगे? अंकल जी, बहुत अच्छी कढ़ाई की है आपने। ऑफिस की सारी लड़कियां तारीफ कर रही थी। ये लीजिए, इसे भी कल शाम तक ऐसे ही करके दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। और हरीश, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है दीदी। बेटा अब तू ही इसे समझा।
पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन इसको बोल थोड़ा काम में भी मन लगाए, मेरा भी हाथ बटाए। ये बात तो सही कह रहे हैं अंकल, पढ़ाई के साथ साथ इनके काम में भी हाथ बटाया करो। जी दीदी। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, इसे कल शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिफिन देने आओ तुम्हारा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुमने खाया? क्यों? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और आपकी कोई बदनामी हो। अरे हमारी कोई बदनामी नहीं कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। प्रवीण, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जया, तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, 7 बज रहे हैं इस समय। कहाँ थी अब तक? भैया वो ऑफिस में आज ज़्यादा काम था। हाँ, अब ये सबको खाना खिलाने के साथ साथ सबका काम भी तो करती है ना। वैसे भी सरकारी नौकरी में 9 से 5 का टाइम होता है, लेकिन ये मैडम ये तो ओवर टाइम करती है ना। दिन भर की थकी हारी मेरी बच्ची घर आई है, ये नहीं कि कोई पानी पूछे, बस ताने मारते हैं। ये ले बेटा, पानी पी ले। तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ला, ये मुझे दे। पापा, माँ को तो अपनी लाडली बेटी में ना कोई नुक्स नहीं दिखता है, लेकिन आप तो कुछ बोल सकते हैं ना। जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अरे उसकी नौबत नहीं आएगी, हम समय से उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देंगे। मैंने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ मंगाए हैं, जो लड़का पसंद आएगा उससे बात आगे बढ़ा देंगे। आओ। ये है अपना आलीशान महल। बाप रे, कितना गंदा कर रखा है घर को। ये देखो, ये गीला टॉवल कैसे रखा, और ये पजामा, ये कोई टी शर्ट रखने की जगह है? हाँ, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम? देखो, शादी से पहले ये सब नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार दुनिया की सबसे प्यार चीज होती है। और जल्दी हमारी शादी तो हो ही जाएगी, उसके बाद तो ये सब होना ही है ना। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रही हो? ये तो मुझे यहाँ गेट पर ही मिली। ले पानी पी और बैठ। अरे जया, आ गई तुम, आओ बैठो। बेटा तेरी शादी के लिए कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स आए, तू देख ले, पसंद कर ले, फिर हमें बता दे। ये देख, हमने तेरे लिए इस लड़के को पसंद किया है। लड़का बहुत अच्छा है और तेरी ही तरह सरकारी नौकरी भी करता है। पापा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। हाँ बोलना। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है, क्या करता है? बताऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी भी, और आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगा। शर्म नहीं आती तुझे? एक औरत होकर दूसरी औरत से घर छोड़ते हुए। सुन, अगर मर्दों को रिझाने का ज्यादा ही शौक है ना, बाजार में जाके बैठ। यहाँ क्या कर रही है तू? कौन है तू? हाँ, और ये क्या बकवास करे जा रही है? दिमाग तो सही है तेरा? सुन, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तू बता दे कैसा है, और किस बात का इल्जाम लगा रही है तुझ पे?
मैं इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये क्यों ऐसा कर रही है मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, सब पता है तुझे। हर जगह हमारी नाक कटवा चुकी है। तू हो रही है हमारी। भाभी, मम्मी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती तक नहीं हूँ इस औरत को। भाभी आपको पता है ना दीदी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कुछ होता तो पहले ही बता देती। वायरल वीडियो ये किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं। आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है? ये औरत कौन है जो जया को गालियां दे रही है, उस पर हमले कर रही है? कहीं इस औरत ने जया को कोई और लड़की तो नहीं समझ लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगी, या फिर जया की जिंदगी के साथ उसका कोई रिश्ता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। अरे जया, ये वीडियो वायरल हो चुका है और तुम कह रही हो कि तुम उस औरत को जानती नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो तुम? बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहा हूँ माँ से मिलने। मंडे को आऊंगा। इस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। देखो, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि एक बार पापा से चल के मिल लो। उन्होंने मुझे संडे को लास्ट चांस दिया है। अगर तुम उनसे नहीं मिले तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अच्छा है, अपने पिताजी की पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना, कोई लड़का तुमसे दोस्ती तक नहीं करेगा। अरे जाओ यार, मूड मत खराब करो मेरे, जाओ एक बार जाओ। ये देखिए, ये आदमी किस बेरहमी से इस औरत को पीट रहा है। इससे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरतें आजकल खुद अपने घरों में कितनी महफूज हैं। इस पर हैवानियत और दरिंदगी साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है, अब कोई कैसे यकीन करेगा? तेरा बॉस है ना ये सुरक्षा और प्रवीण आहूजा, साथ देने के वादे। देख कितनी बेरहमी से मार रहा है अपनी बीवी को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ था और कह रही थी कि उसने इसके पति को चुराने की कोशिश की है। मतलब शालिनी को प्रवीण और उस लड़की के अफेयर का पता चल गया और उसने इसी गुस्से में जयपुर से दिल्ली आकर दिया। ये वीडियो प्रवीण ने भी देखा। प्रवीण वीडियो देखकर हो, पर सवाल ये है कि वो लड़की जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ, जिसने एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाया, उसे अपने किए पर जरा भी शर्म आई या नहीं? उसकी परवरिश कैसी होगी? कौन होंगे? कितनी बार मैंने आपको समझाया था चीजों को संभाल लो, उस पर लगाम लगाओ, पर नहीं, हमारी लाडली बेटी है, अब भुगतो इसको। बड़ी तड़ी में रहती थी कि पूरी दुनिया में बस एक यही औरत हो जो नौकरी कर रही है। अब मैं अपने मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी? इस लड़की की वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आओ जया, आओ। अरे आओ ना। देखो, ये मेरे कजिन सुमित का फ्लैट है। अच्छा है ना? खाली पड़ा था और जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया तो उसने कहा तुझे जब तक यहाँ रहना ना तू रह सकती है। देख, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है तो तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बैठ। देख, तू इतना मत सोच, अब जो होना था वो हो गया। और चाहे मेरी बात याद रख कि सारे लोग प्रवीण जैसे नहीं होते। तू भी भूल जा उस कमीने को और लाइफ में मूव ऑन कर, एंजॉय कर। सर, इसका नाम जया पांडे है और ये 2 दिन से गायब है। ये वही लड़की है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? यस सर, और इस वीडियो की वजह से इस बेचारी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सर, जहाँ जाती थी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे। और सर, सबसे बुरी बात ये कि इसके घर वालों ने इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कजन के खाली फ्लैट में इसको शिफ्ट करवाया था और इसे समझाया भी था कि दूर रहे इस कमीने प्रवीण से, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी सर और जयपुर चली गई उससे मिलने। इस वक्त क्या करने आई है यहाँ? मेरी गृहस्थी में कलेश डाल के तुझे चैन नहीं मिला जो अब यहाँ तक पहुँच गई? देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार प्रवीण से मिलने दो। हे भगवान, ये तो बहुत ही बेशर्म औरत है। क्या हो रहा है यहाँ? चल अंदर। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। समझते क्या है तू? यहाँ तक आ गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल अंदर। और अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। आवाज? मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उस कमीनी को। क्या चाहिए? क्या लेने आई है यहाँ? सस्पेंड करवा दिया ना मुझे, अब क्या चाहिए? देखो, मैंने तुम्हें सस्पेंड नहीं करवाया है। तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से
पूरे डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया। हाँ तो तू भी अब एक्शन ले और निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं गला दबा के तेरी जान से मार दूं, कट ले। हाँ, मार डालो, खोलो दरवाजा, मार डालो मुझे भी और तुम्हारे बच्चे को भी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसका पाप मेरे गले डाल रही है? तेरे जैसे कोई भरोसा थोड़ी है। मेरे जैसे का क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम पास, और क्या। जिससे 2 बार हंस के बात क्या कर लो, गले पड़ जाती हैं, जैसे तुम मेरे गले पड़ रही है। देख, शराफत से बोल रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, दोबारा इधर दिखियो मत, ठीक है? वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। अरे चल ना, चल। जब उसने मुझे ये सब बताया सर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बहुत सुनाया भी। फिर जाके उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो प्रवीण से कभी बात नहीं करेगी। अब मीडिया गिद्ध के जैसे उनके पीछे पड़ गया। अब फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगे और मीडिया हर जगह इस खबर को उछालेगा। सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज जया को ढूंढ दो। जया को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर मिले हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, पर मेरी लास्ट बात 28 तारीख को हुई थी। 29 तारीख को हम लंच पर जाने का सोच रहे थे, पर जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सर फिर 30 तारीख को भी जब मेरी उससे पूरे दिन बात नहीं हुई तो 1 तारीख को मैं उसके घर गई। सर मेरे पास उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है। जया, सर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जया वहाँ पे नहीं थी। जया, पर उसका फ़ोन, लैपटॉप, पर्स सब वहीं पर था सर। मुझे लगा कहीं पास में गई होगी तो ले जाना भूल गई होगी। सर मैंने वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया पर जया वापस आई ही नहीं। राजीव सर, फोर्स एंट्री या फिर स्ट्रगल का तो कोई निशान नहीं दिख रहा। देखो अच्छे से, कुछ और मिलता है तो। ये सीसीटीवी पहले से यही था? नहीं सर, ये जया ने शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही लगवाया था अपनी सेफ्टी के लिए। ऑलरेडी उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, फिर यहाँ वो अकेले रह रही थी। मुझे भी लगा होना चाहिए। सर इस खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर एक्चुअली पीछे वो खाली प्लॉट है जहाँ पे लोग अपना कचरा वगैरह डालते हैं, इसलिए बहुत बदबू आ रही है। जल्दी सब लोग जया, पीछे हुए प्लीज। सर लोगों को हुआ क्या है यार? मतलब लड़की को पेट काट के मारा और फीटस भी निकाल दिया। देखो आसपास कुछ मिलता है तो। सर कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार चाकू से वार किया गया पेट पे, और बच्चे पर भी चाकू से वार किया गया। मिस्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फीटस का डीएनए टेस्ट करवाओ। जया का फ़ोन सीज करो, फैमिली को इन्फॉर्म करो और घर के पास में अगर कोई सीसीटीवी है तो वो चेक करो। पता लगे कि इतनी रात को अकेले निकली क्यों थी। जिसने भी ये किया है बचना नहीं चाहिए। फिर यहाँ तो कातिल ये औरत जिसकी पहचान जया पांडे के तौर पर हुई है, कहीं बिन ब्याही मां बनने की सजा तो उसे नहीं मिली, या फिर बिना शादी के मां बनने की जो समाज का नियम और कानून उसने तोड़ा है, ये उसका नतीजा तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हर माँ बाप की तरह हमने थोड़ी सख्ती की थी उसके साथ, पर ये तो सब उसकी भलाई के लिए था ना। कितनी बार समझाया था उसे पर नहीं मानी। घूम रही थी उस कमीने शादीशुदा इंसान के पीछे। उस कमीने ने इसकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी, अब जान भी चली गई। आपका कहने का मतलब है कि जया की मौत में प्रवीण आहूजा का हाथ है? सिर्फ हाथ नहीं है सर, उसी ने मारा इसे। रोज घर वालों से लड़के उसके लिए टिफिन लेके जाती थी, खाना खिलाती थी उसे। देखिए अब क्या कर दिया। सांप को दूध पिलाया, सांप ने डस लिया। आप लोगों को पता था कि जया प्रेग्नेंट है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी याद आता है, ऐसी कोई भी बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और क्या बताना रह गया इंस्पेक्टर साहब, बोल तो रहे हैं हम लोग। वो कमीना है ना प्रवीण,
हड्डियां तोड़िए आप उसकी, खुद ब खुद सब उगल देगा वो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, छोड़ना मत उसको। जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो बदनाम कर दिया उसे, और उससे मन नहीं भरा तो मार दिया मेरी बच्ची को। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे भी नजर रखो। जो कसर उसने छोड़ दी है ना, कहीं ये वो पूरी ना कर दे। देखा नहीं था जब पुलिस वालों के सामने रो रही थी तो वो लोग हमें कैसे देख रहे थे? वो तो नाक कटवा के गई है, ये तो पूरे परिवार को जेल भिजवा के मानेगी। ये वही शालिनी आहूजा है ना, प्रवीण की पत्नी? जी सर, और ये फुटेज 28 तारीख की शाम 5:30 बजे की, जिस दिन जया ने प्रीति से आखिरी बार बात की थी। पता करो शालिनी के साथ ये आदमी कौन है। सर ये मेरा भाई राजू तोमर है। अच्छा, आपके भाई हैं। तू ये वो बाहुबली जिसे प्रेग्नेंट लड़कियों पर अपनी मर्दानगी दिखाने में बड़ा मजा आता है? नहीं सर। अपने जीजा को दिखाई थी ये ताकत जो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया? नहीं सर, ये झूठ है। चुप! तेरा सच झूठ सब बराबर कर देंगे। अपने पति पर गुस्सा नहीं आता, वहां दिखानी थी ना ये ताकत, या फिर चुपचाप वहां मार खाती है और उस बेचारी लड़की पर जोर आजमाइश करते हो तुम सब? जया के घर क्यों गए थे? क्यों मारपीट की उसके साथ? सर क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्रवीण को कांटेक्ट कर रही थी, जबकि प्रवीण उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमसे समझाने गए थे सर उसे। इसे समझाना कहते हैं? ठीक है दामिनी, सर इन्हें इनकी भाषा में कुछ समझाओ। सर सर नहीं बस आया समझ में। और अब तेरी समझने की बारी। बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों के कपड़े फाड़ने में। विकास, जैसे इसने जया के कपड़े फाड़े थे ना, एक एक कपड़ा फाड़ा इसने। नहीं सर। सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। बहन का सोच के गुस्सा आ गया था सर। तो इसके साथ वापस आ गया था ना, फिर दोबारा कब गया था जया के घर मारने के लिए? उसे बाहर कैसे बुलाया उसे? सर मैं सिर्फ एक ही बार गया था दीदी के साथ। सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सिर्फ मैं एक बार समझाने गया था सर। फिर से समझाने? सर धमकी देने गया था सर, बस उसे ये कहने गया था कि जीजा जी से दूर रहे सर। पर सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सच में। पढ़ा रहने उसको, यहीं मॉलेस्टेशन का केस बनाओ। मोलेस्टेशन? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। दामिनी समझाओ इसे कैसे कर सकते। सर प्लीज सर। हाँ राजीव, कुछ और मिला? जी सर, ये देखिए सर, 28 तारीख जिस दिन शालिनी और उसका भाई जया के घर गए थे, उसी रात 11 बजे की ये फुटेज। सर यहाँ पे प्रवीण जया के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। साले फ्रॉड, सस्पेंड होकर चैन नहीं पड़ा जो मर्डर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है। पहले उस लड़की को फंसाया, फिर उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उसका मर्डर कर दिया, और उसको तो मारा ही, उसका पेट चीरकर उस बच्चे को भी मार दिया। अरे सर, जैसा आप बोल रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। क्यों गया था उसके घर? क्योंकि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, ये बोल बोल के कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। हमने जब भी सेक्स किया हमने प्रोटेक्शन यूज किया है। पता नहीं किसका पाप मेरे गले बांध रही थी, और तूने उसके पेट पर लात मार के उस पाप को मिटा दिया। मैं सच बोल रहा हूं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैंने पता करवाया, 28 तारीख की रात 11 बजे के आसपास जया के घर वाली एरिया में कोई मेजर फॉल्ट हुआ था, जिस वजह से लाइट चली गई थी, जो अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वापस आई। मतलब सीसीटीवी लाइट जाने के कारण बंद हुआ था। मलिक, हमारे पास और कोई तरीका नहीं अब ये पता करने का कि प्रवीण के जया के पेट में लात मारने के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपने घर चला गया था और सुबह तक वहीं था। लाइट आने के बाद के सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, 29 तारीख को सुबह लाइट आने के बाद से जया के घर पे कोई नहीं आया था, घर खाली ही था। 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के आसपास प्रीति वहाँ आई थी, शायद जया को ढूंढते हुए, और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से वो चली गई। मतलब जया 28 तारीख की रात को और 29 तारीख की सुबह 11 बजे के बीच में ही अपने घर से निकली थी। सर ये देखिए सर, यही फुटेज शालिनी उसके भाई और प्रवीण के आने से पहले दोपहर 3 बजे की है। सर इसमें जया के चेहरे पर मारपीट के निशान है। इसका मतलब कोई और भी है जो जया के साथ मारपीट करता था। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसके खुद के माँ बाप के घर में ये सब हुआ? जी सर, मैंने मॉर्ग में भी नोटिस तो किया था। जया की माँ ने जया का चेहरा देखने के बाद इमीडिएटली मनोज का चेहरा देखा था, एज इफ मनोज ने उसे मारा। हेलो सर, मैं मानसी पांडे बोल रही हूँ, जया पांडे की छोटी बहन। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। सर हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? ठीक है। सर प्रवीण ने दीदी को सिर्फ यही झूठ नहीं बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है।
बल्कि दीदी को शादी का झूठा प्रॉमिस भी किया था और वो आदमी झूठे वादे करके उन्हें बदनाम करके भाग गया। और तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? जया को सपोर्ट किया? सपोर्ट? बाहर वालों से भी ज्यादा जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने। पापा हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझते थे और मनोज भैया वो तो हमेशा दीदी से किल से रहते थे क्योंकि भैया को बर्दाश्त ही नहीं था कि दीदी की सैलरी उनसे ज्यादा है और वो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती। इसकी वजह भी पापा ही हैं क्योंकि वो लड़कियों की कमाई खाना ही नहीं चाहते थे। और तुम्हारी माँ और भाभी? हाँ बेचारी की चलती कहाँ है। और भाभी वो तो हमेशा आग में घी डालने का काम करती हैं। जब दीदी का वीडियो वायरल हुआ था पापा भैया भाभी इन लोगों ने दीदी का जीना हराम कर दिया था। तरस खाम पे और नहीं झेल सकते तुझे, निकल मेरे घर से। पापा पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तू तो कहीं भी जा सकती है ना। तेरे जैसी चंट लड़कियों के लिए दुनिया में कोई कमी है क्या? जा ढूंढ ले फिर से कोई शादीशुदा आदमी। नहीं पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तीनों ने मिलकर जबरदस्ती दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें रोक नहीं पाई और फिर जब कुछ दिन पहले दीदी माँ से मिलने घर आई तो पानी देना। सर भैया ने मुझे भी धमकी दी है कि मैंने अगर आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे तो लगता है दीदी के मर्डर में मेरी फैमिली का हाथ है। उन्होंने ही जया दीदी को मारा है। जया की किसी लड़के से बात पक्की हुई थी ना? आदित्य वर्षने नाम है उसका, गुरुग्राम में रहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। सर बहुत ही अजीब आदमी है। दीदी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। सर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जया इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ जो भी हो ना सर, सिर्फ उसमें उसका इतना कसूर है कि उसने उस कमीने प्रवीण से प्यार किया। सर बहुत इनोसेंट थी सर वो। और तू कैसा है? सिर्फ अच्छा ही है या इनोसेंट भी है? क्योंकि आजकल के ज़माने में तेरे जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है जो सब जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार हो गए। सर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को दूसरा चांस ना दूँ अगर उससे कुछ गलती हो जाए, और यहाँ पे तो जया की गलती भी नहीं थी ना सर। 28 सितंबर की शाम से 30 सितंबर की सुबह तक कहाँ था? मैं गुरुग्राम में था सर अपने घर पे। प्रूफ दे सकता है? प्रूफ कहाँ से लाऊं सर? मुझे पता थोड़ा था प्रूफ देना पड़ेगा। पता होता तो मैं रखता किसी को अपने साथ प्रूफ के लिए। इनोसेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। किसी पर शक है जो जया के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है प्रवीण आहूजा पे। उसने उसको यूज किया और फिर पीछा छुड़ाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तू भी तो हो सकता है। प्रवीण से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था क्योंकि जया उसके प्यार में पागल थी और तू भी जया के प्यार में पागल था, और तेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जया तुझे छोड़कर प्रवीण के पास जा रही थी तो तूने उसे मार दिया, है ना? नहीं सर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसकी मर्जी के साथ उससे शादी करना चाहता था और मुझे किसी बात की जल्दी नहीं थी। मैं वेट करने के लिए भी तैयार था। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन उसको मेरे प्यार की अहमियत समझ आएगी और वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। राजीव, जल्द से जल्द इस महान आशिक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से निकलवाओ। सर सर ये देखिए न्यूज में क्या आ रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बहन के कातिलों को ढूंढने में। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। उनका क्या कहना है? क्या प्रोग्रेस है इस केस में? पता नहीं वो लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। 3 दिन हो गए उसकी बॉडी मिले, लेकिन पुलिस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप लोग हमारे आखिरी सहारा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मानसी का प्रॉब्लम क्या है? हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर बोलती है। इसे यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर हमसे बात करने में डर लग रहा था, आज सारी दुनिया के सामने दुखड़ा रोने में नहीं लग रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि मानसी ये पूरा नाटक हमसे कुछ छुपाने के लिए कर रही है। कितने ही केसेस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विक्टिम या उसका परिवार मीडिया में जाकर बयान देते हैं। कई बार तो जानबूझकर केस को भटकाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं और मीडिया भी टीआरपी के लिए इसे बुलाता है। हालांकि इससे केस कई बार मुश्किल हो जाता है। पर सवाल यह है कि मानसी ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो मीडिया के जरिए लाइमलाइट में रहना चाहती थी या फिर परिवार का उस पर दबाव था? सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही।
मैं बस अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहती हूँ। हम भी वही चाहते हैं। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस फैमिली पर तुम्हें अपनी बहन के मर्डर का शक था, अचानक उनके साथ मिलकर हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? वो सर, मम्मी को पता चल गया था कि मैं आपसे मिली थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे पापा और मनोज ने जया के साथ सही नहीं किया है, लेकिन ये भी तो गलत है कि तू उन्हें ही उसका कातिल समझ रही है। मैं तो बस दीदी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ बस। वो तो हम सब भी चाहते हैं बेटा। तू बोल तो सही, हमें क्या करना है? हम खड़े हैं ना तेरे पीछे। और फैमिली का सपोर्ट मिला तो तुम्हें लगा क्यों ना हीरोइन बना जाए, और इसीलिए तुम मीडिया के पास पहुंच गई, जो पहले से ही तुम्हारे दरवाजे के बाहर मौजूद था। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने फायदे के लिए पुलिस पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जया की मौत 29 तारीख के सुबह 5 और 7 बजे के बीच चाकू के वार की वजह से हुई। उसके पेट में जो फीटस था वो 4 महीने का था। फीटस का डीएनए प्रवीण के डीएनए के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। सर, 28 तारीख की रात आदित्य की मोबाइल की लोकेशन जया के घर के पास की दिख रही है। राजीव, उठाओ इस आशिक को, इसका इनोसेंस निकालने का टाइम आ गया है। सर, जया से मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी थी सर। वो किसी भी तरह से परवीन से शादी करना चाहती थी। वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहती थी सर। और फिर भी तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बड़ा महान प्यार था तेरा। सर, मैं उससे सच्चा प्यार करता था सर। मुझे पता चला जब उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, तब मैं खुद उसके घर गया, उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए। कितने बजे गया था सर? वो कितने बजे गया था? 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गया था सर। जब गया था तो वो सोने जा रही थी तभी, और फिर लाइट चली गई तो उसका मूड बहुत ख़राब हो गया था सर। वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हर जगह पे चोट के निशान थे सर। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रेस्टोरेंट चले डिनर के लिए। तेरे ताऊ ने इतनी रात को रेस्टोरेंट खोल के रखा था तेरे लिए? सर, वो रेस्टोरेंट नहीं है सर, वो स्नैक्स कॉर्नर की दुकान है सर। उसके घर के पास खुला रहता है वो दुकान। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आदित्य, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे नहीं, मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ। उसने तुम्हारा ये हाल किया, उसके बाद भी तुम ये बात मुझे कह रही है? हाँ, क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। और तुमको नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हूँ तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए? क्योंकि मैं एटलीस्ट इंसान को इंसान तो समझता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे को तुम अपना बच्चा समझ के उससे प्यार करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ सोच क्या रही हो? मेरी बात सुन तो लो, मान लो मेरी बात। क्या जवाब दिया उसने? जवाब तो कुछ नहीं दिया सर, पर मैं खुश था सर। एटलीस्ट उसने मुझे मना नहीं किया था सर। उसके बाद मैंने उसको घर छोड़ा और मैं अपने घर चला गया। तो उसको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर घर चला गया? तो मैं जाना नहीं चाहता था, उसने ही मुझे बोला। सर, ये देखिए इसके फ़ोन में क्या मिला है। सब मेरी एंगेजमेंट हुई पड़ी थी सर उससे। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करना चाहता था ना उससे सर। बुरी बात यह है कि तू लगातार हमसे झूठ बोल रहा है। पहले बोला कि जया के घर गया नहीं, फिर बोला गया था, लेकिन बाद में अपने घर चला गया, जबकि मोबाइल लोकेशन से साफ दिख रहा है कि 29 सितंबर को सुबह 5 बजे तक तू जया के घर के आसपास था। तू खुद बताएगा या मैं उगलवाऊं? सर, मैं बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं निकला घर के लिए तो मैंने देखा कि मेरी 2 व्हीलर का टायर पंचर हो गया और इतनी रात में कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तो मैं जया को बिना बताए उसके घर के बाहर ही सो गया। तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले पंचर वाले को ही ढूंढा सर। और पंचर बनवाने के बाद मैं गुरुग्राम पहुंच गया 8:30-9 बजे तक सर। फिर झूठ बोल रहा है ना? सर नहीं, कोई पंचर नहीं हुआ था तेरी गाड़ी का। तू जया के साथ उसके घर की तरफ गया, वहां पर तूने पंचर होने का बहाना किया और फिर जया के साथ रुक गया। वो बच्चा जिसको देखकर तुझे प्रवीण की याद आई, जिसकी वजह से जया तेरी नहीं हो पा रही थी। सर नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज़ सर मेरी बात का विश्वास करिए सर। सच बोल रहा हूँ सर। सब पता चलेगा। मलिक, रगड़ो इसे। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं। सर, कुछ देर पहले मानसी पुलिस स्टेशन आई थी। उसका कहना है कि उसे कोई धमकियां दे रहा है और उसका पीछा करता है। जिस नंबर से धमकियों भरे मैसेजेस आ रहे थे, हमने उसकी छानबीन शुरू कर दी है। उसको कौन धमकियां देगा? तूने मानसी को मारने की कोशिश की और पूरे मार्केट ने देखा इसे हमला करते हुए, और आप लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपनी नकली इज्जत के लिए। सर, मानसी को मैंने नहीं मारा है। सर,
मैंने ही इसे मानसी के साथ भेजा था उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लता एकदम ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहब। आपकी झूठी इज्जत और अपनी सनक में इसने आपकी एक बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया। सर मानसी को मैंने नहीं मारा है, मैं पास की दुकान पे खड़ा था सर। मलिक 70s की फिल्मों का प्लॉट नहीं लग रहा है ये। हर दूसरी फिल्म में बेचारा हीरो ऐसे ही फंसता था ना। अब समझ में आ रहा है तेरी सोच इतनी घटिया क्यों है, क्योंकि अभी भी 50 साल पीछे अटकी हुई है। मानसी के अटेम्प्ट टू मर्डर में इसको अरेस्ट करो और लेकर जाओ। सर मैंने नहीं मारा उसे, सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इस केस में एक के बाद एक नए और ड्रामेटिक खुलासे हो रहे थे। मानसी की जान बच गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, और इधर पुलिस ने उस पीसीओ की लोकेशन पता कर ली थी जहां से मानसी को धमकी भरा फोन आया था। ये पीसीओ मनोज के ऑफिस के ठीक सामने था। तो क्या मनोज खुद ही अपनी बहन को धमकी दे रहा था? पर क्यों? और वो भी ये जानने के बाद भी कि उसके माता पिता मानसी के साथ खड़े थे। लेकिन पुलिस का शिकंजा कस रहा था। जया के घर के बाहर मिले रैंडम एक्टिव नंबर्स की पुलिस जांच कर रही थी, और इस जांच में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो जया के मर्डर और दोनों जगह एक्टिव था। और मर्डर से कुछ ही दिन पहले जया ने इस नंबर पर कई बार बात की थी। जया ने तेरी इतनी मदद की और तूने बदले में क्या किया? उसे मार दिया। क्यों? सर पापा चाहते थे कि मैं उनकी दुकान पे मदद करूं, पर मैं कॉलेज जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। पर कॉलेज में जाने के बाद मुझे वहाँ बैटिंग का चस्का लग गया, और जिसके लिए पैसे चाहिए थे जो मैं जया दीदी से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे लेता था। और फिर एक दिन वो कॉलेज के पास से गुजर रही थी, तो देखने के लिए कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है वो कॉलेज में आ गई, और उन्हें सब कुछ पता चल गया। इतनी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है और तुम वो मौका ये जुए और बैटिंग में गंवा रहे हो और मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले रहे हो। सॉरी दीदी, प्लीज माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कुछ नहीं होगा। और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, और जितने पैसे तुमने मुझसे पढ़ाई के नाम पर झूठ बोल कर लिए हैं ना, वो मुझे 10 दिनों के अंदर वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैं बहुत डर गया था कि अगर जया दीदी ने पापा को ये सब बता दिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी और मुझे उनके साथ बैठ के कपड़े सिलने पड़ेंगे। और 28 तारीख को 10 दिन पूरे होने वाले थे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था दीदी को देने के लिए। और फिर 29 तारीख के सुबह 5:30 बजे मैं दीदी के घर के इधर चला गया। उस वक्त उस एरिया की लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। हरीश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी वो आपके पैसे इस वक्त दो। मैं पर्स तो अपनी गाड़ी की डिक्की में ही भूल गया। आप एक काम करो, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पर्स दे दूंगा और फिर मैं वो वहीं से निकल जाऊंगा। देखो, तुम जाके पैसे लेके आओ, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। उनके बच्चे को भी मार दूं तो सारा इल्ज़ाम प्रवीण के ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने उनका पेट चीरकर उनका बच्चा निकालवा दिया। और मानसी को क्यों धमका रहा था? उस पर हमला क्यों किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए और मनोज भैया को फंसाने के लिए। और उसके बाद मुझे फ़ोन चुराने का आइडिया मिला। मैं फ़ोन चुराता, धमकी देता और फ़ोन तोड़ देता। मुझे पता था कि मनोज भैया भी आपके शक के लिस्ट में है। बेटा, तेरा बाप कितने झापड़ मारता तेरे को अगर उसको पता चल जाता? 10, 12, 15? उससे बचने के लिए तूने 2 जानें ले ली। एक उसकी जो चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, और दूसरी जान जो पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई थी। मालूम है, जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं ना, वो भी इतनी दरिंदगी नहीं दिखाते हैं जो तूने किया है। इस केस को देखकर मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। जया एक नेक दिल और पाक साफ लड़की जिसने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन हर एक ने उसके भरोसे का खून किया, चाहे वो परिवार हो, बॉयफ्रेंड या फिर वो हरीश, जिसे पढ़ाने, आगे बढ़ाने और जिंदगी संवारने में जया ने अपनी जिंदगी झोंक दी। बदले में उसने जया की ही जिंदगी छीन ली। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने हरीश जैसे ब्राइट स्टूडेंट को भी क्रिमिनल बना दिया। ये हमें बताता है कि किस तरह इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को जकड़ लिया है। इंटरनेट का इस्तेमाल हमें इंसान और समाज की बेहतरी के लिए करना चाहिए, न कि बर्बादी के लिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.